एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ये चाइना को एक सबक है। इस ट्वीट में साल 2020 आप समझ लीजिए कोरोना का समय था और ऊपर से गलवान कांड हो चुका था। उस समय भारत ने करीब 69 एप्लीकेशन पर चाइना के बैन लगाया था। तब ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु सीजिन थे और हु सीजिन ने क्या ट्वीट किया था। इन्होंने कहा था कि तुमने तो हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया, लेकिन हमारे पास तो बैन करना भी चाहे तो कुछ है नहीं। ये एक ताना कसा गया था, तंज कसा गया था कि हमारे पास तो इतने प्रोडक्ट हैं कि दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारा निर्यात बहुत कम है और तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत कम है जिसको हम बैन नहीं कर सकते हैं। और उस समय आनंद महिंद्रा ने इस ट्वीट का जवाब दिया था। आनंद महिंद्रा ने जवाब दिया था और कहा था कि ये बहुत ही बढ़िया वाला उकसावा है जो आपने किया है और समय आने पर हम इसका जवाब देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से, विनम्र तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। अब अचानक से मैं इसे क्यों याद कर रही हूँ, इसे याद करने के पीछे कारण है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि हड़बड़ा कर चाइना WTO पहुंच चुका है और चाइना डर रहा है कि कहीं भारत वही कहानी रिपीट न कर दे जो एक बार पहले रिपीट हो चुकी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। किसी का भी समय ना एक जैसा नहीं रहता है और खुद चाइना की ही बात करें तो चाइना का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। चाइना जैसा गरीब देश तो शायद ही कोई था। ऐसी परिस्थिति थी चाइना के अंदर कि चाइना से कई बार ब्रिटेन उलझ जाता था, कई बार फ्रांस उलझ जाता था और उसके बाद माओ को कमान मिली और चाइना ने माओ के रहते हुए एक बड़ी दुखद प्लान तैयार किया था जिसे आज भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। 1958 से लेकर 1962 तक माओ से तुंग की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। माओ से तुंग चाहते थे चाइना जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा औद्योगिक देश बन जाए और महाशक्ति बन जाए। माओ चाहते थे कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने अपने ही योजना से एक भयानक आर्थिक मानवीय आपदा को बुला लिया। दरअसल 1958 में माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में घोषणा की कि चीन स्टील प्रोडक्शन में ब्रिटेन को 15 साल में पछाड़ देगा। इसके लिए लाखों किसानों को खेती छोड़कर पिछवाड़े में छोटे छोटे भट्टे बनाकर स्टील बनाने को कहा गया। गाँव को बड़े बड़े सामूहिक खेत में बदल दिया गया जहां निजी संपत्तियां खत्म कर दी गई। किसानों से अनाज की जबरदस्ती अधिक रिपोर्टिंग कराई गई जिससे सरकार ने ज्यादा अनाज जब्त कर दिया। इसी बीच प्राकृतिक आपदाएं आ गई, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया और इन्होंने जिस तरीके से खेती को अपनाने की कोशिश की वो तरीका गलत था। उत्पादन नहीं हुआ, श्रमिकों को स्टील बनाने में इन्होंने लगा दिया, अनाज का प्रोडक्शन गिर गया। 1959 से 1961 में भयानक अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। पेड़ की छाल, कीचड़, यहाँ तक कुछ जगहों पर ऊट पटांग चीजें खाने की रिपोर्ट्स भी आई थी। बहुत सारे लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और तब 1962 में इस योजना को बंद करके भारत के ऊपर हमला कर दिया गया ताकि ध्यान दूसरी तरफ बटाया जा सके। ये एक प्रमाण था कि कैसे हालात में चाइना था और चाइना ने फिर कैसे हालात से अपने आप को नए हालात पर लेकर आया है। देंग जाओपिंग के बाद चाइना की नीतियां बदली। अभी अगर चाइना को देखेंगे आप तो चाइना के साथ धीरे धीरे उल्टा होना शुरू हो गया है। पहली बात तो ये कि भारत ने चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना शुरू कर दिया है। ये चाइना जो ये कहा करता था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, भारत कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है। जो चाइना ये कहता था कि आईफोन के मामले में हमें पछाड़ नहीं सकता है, उस चाइना को अब टेंशन होना शुरू हो चुका है क्योंकि भारत ने अब पहली बार ये भी है कि चाइना को अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है। करीब 33% तक भारत का एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ा है। साथ ही साथ स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए।
चाइना अपने जमीन से लेकर समंदर तक हर जगह सोलर पैनल को बिठा रहा है। इस सोलर पैनल का इस्तेमाल भी कर रहा है क्योंकि उसे चाहिए ऊर्जा, साथ ही साथ दुनिया भर के मार्केट में भी फैलता जा रहा है। भारत ने सब्सिडी देना शुरू किया अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। PLI स्कीम के तहत एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में सब्सिडी दिया। और इस सब्सिडी से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भारत बहुत तेजी से अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और ये चीज बाहर बैठा चाइना बहुत अच्छे से देख रहा है। चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि इन सब्सिडी का क्या असर होता है। खुद चाइना ने भी इन ट्रिक का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। अब 2025 में चाइना देख रहा है जैसे भारत तेजी से बढ़ रहा है वैसे ही WTO में केस पर केस लेकर आ रहा है। पहला केस अक्टूबर 2025 में EV, बैटरी, ऑटो सेक्टर सब्सिडी पर आई और इन्होंने कहा कि भारत जो PLI स्कीम के तहत सब्सिडी दे रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीन का कहना है कि ये सब्सिडी चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी निर्माताओं के हितों को नुकसान पहुंचाती है। फिर दूसरा केस कल किया गया है 19 दिसंबर 2025 को ICT प्रोडक्ट्स पर। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे टेलीकॉम के उपकरण, इनके ऊपर सोलर सेक्टर में भारत यहाँ सब्सिडी दे रहा है, जिसको लेकर चाइना ने कहा कि फिर से ये सब्सिडी हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है, जिससे चीनी आयात कम हो रहा है। चीन इन सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर है और अब चाहता है कि उसके पोजीशन को कोई छीने नहीं, इसलिए बार बार केस दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब केस हो गया तो क्या होगा? केस हो गया तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि WTO का अभी कोई मायने ही नहीं रह गया है। WTO में 2 सदन हैं, निचला सदन और उच्च सदन। उच्च सदन का फैसला माना जाता है। उच्च सदन थोड़ा दबाव बना सकता है, लेकिन उच्च सदन में जज की नियुक्ति ही नहीं हुई है। अब इससे क्या होता है, कोई भी केस करो वो केस वहीं पर घूमता रह जाता है। WTO में चाइना छटपटा कर इसलिए पहुंचा है क्योंकि भारत ने अब उसके चैलेंज का उत्तर देना शुरू कर दिया है। जो आनंद महिंद्रा ने कहा था वो अब होना शुरू हो गया है। खैर, अब यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि लाख रोकने के बावजूद चाइना की अपनी इकोनॉमी में समस्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर और खुदरा विक्रेता यानी कि अपने ही देश में माल बेचना, ये उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में चाइना नहीं चाहता है कि कोई नया कंपटीशन खड़ा हो। खैर, इकोनॉमिक तौर पर भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये चीज चाइना देख रहा है और यही वजह है कि WTO में केस लेकर पहुंच जाता है ताकि WTO यहाँ एक्शन ले, भारत को रोकने की कोशिश करे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।